Charles law, this law gives us the relationship between वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इससे पहले आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ में हमने रिलेशन पढ़ा था वॉल्यूम और प्रेशर का, और चार्ल्स लॉ में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री। चार्ल्स लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैक्वस चार्ल्स, ही वाज फ्रेंच साइंटिस्ट, और ये जो लॉ है इट गिव्स अस द क्वांटिटेटिव relationship between volume and temperature, दोनों के बारे। इस लॉ की स्टेटमेंट स्टूडेंट एक ना कुछ टर्मिनोलॉजी उनको जरा ज़हन में रखें। जब आपके पास लॉ आता है या प्रिंसिपल आता है ना, तो हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लॉ या प्रिंसिपल इसकी स्टेटमेंट होती है, और अगर आपके पास कोई टर्म होगी तो उसकी डेफिनेशन होती है। तो चूंकि ये लॉ है तो इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure. This one is the statement of Charles law. स्टेटमेंट में चार बातें हैं। पहले द वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस। गिवन मैस ऑफ अ गैस, बॉयल्स लॉ में बात की कि जब कहा जाए ना कि गिवन मैस ऑफ अ गैस, तो इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। आई मीन नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट हियर। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ दिस लॉ यू विल नेवर चेंज द अमाउंट ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ये दूसरी बात आ गई। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, और यही इस्लाम में हमारी ना मेन डिस्कशन रहेगी। तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट एट कांस्टेंट प्रेशर, और चौथी चीज आ गई प्रेशर, और प्रेशर को भी क्या रखा गया? कांस्टेंट। तो इस्लाम में भी दो चीजें कांस्टेंट हैं, दो वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट कौन है? एक तो नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा प्रेशर, और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक है वॉल्यूम और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर आम टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के साथ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम जो है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट अगर आप इसको मैथमेटिकली देखें, मैथमेटिकल फॉर्म इसके अगर हम लें, तो हमने कहा द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इस सूरत में यू हैव टू केप्ट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन आप उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो मेरे पास आएगा V दैट इज इक्वल टू के टी। के जो है यहां पे हेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। स्टूडेंट अगर आप टी को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो आपके पास बनेगा V ओवर टी दैट इज इक्वल टू के। ये हमारे पास ना चार्ल्स लॉ की पहली मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। आप इसी मैथमेटिकल फॉर्म की बुनियाद पर अनदर स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ उसको डिराइव कर सकते हैं। अनदर स्टेटमेंट, ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो इस जो रिलेशन है उसके बेस पे देखें। वॉल्यूम ऊपर, टी नीचे। अब जब दो एक चीज न्यूमरेटर में हो दूसरी डिनोमिनेटर में हो, तो हम कहते हैं उन दोनों के दरमियान रेशो। द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस
and absolute temperature is a constant quantity at constant pressure. मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं, जब दो चीजें बटे में आती है ना तो हम कहते हैं कि उसके दरमियान रेशो है किस किस के दरमियान, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, जब गिवन मास ऑफ अ गैस कहते हैं तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड एब्सोल्यूट, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या बनी, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas and absolute temperature is a constant at constant pressure। आपको ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं इसको याद रखना होगा। स्टूडेंट इसकी ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से पहले ना जो चीज हम इसको ना यूं भी लिख सकते हैं, देख लें कि अगर मेरे पास V1 over T1 दैट इज इक्वल टू V2 over T2 दैट इज इक्वल टू K, यानी आप इसको इस स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 and T1 these are the initial volume and temperature and V2 and T2 they are the final volume and temperature। ये भी आपके पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करूंगा। एक स्टूडेंट यहां पे टर्म थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्टेटमेंट बोलते हुए मैंने इस बात पे खास तौर पे जोर दिया था, मैंने कहा था कि जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के नहीं है, मैंने कहा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोई अनोखा टेम्परेचर है, क्या ये आम टेम्परेचर नहीं है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ बढ़ते हैं। मेरा एमसीक्यू बहुत सिंपल है और एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑप्शन ए 72 केल्विन, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप जानते हैं ना हम टेम्परेचर के लिए ना 3 डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं, सेंटीग्रेड जिसे हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट और फिर हम केल्विन यूज करते हैं। तो मैंने तीनों स्केल्स में टेम्परेचर लिख दिया। क्वेश्चन मेरा यह है कि बताएं इन चारों में से एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा है? तो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर सी। ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं जी सी, हालांकि गलत है। द करेक्ट आंसर इज ए 72 केल्विन। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन वो टेम्परेचर जो हम किस स्केल पे मेजर करते हैं, केल्विन स्केल पे। अगर किसी भी टेम्परेचर के साथ केल्विन लिखा होगा तो उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इट मीन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में मेजर किया हुआ टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डेफिनेशन क्या होगी? द टेम्परेचर ऑन measured on Kelvin scale is called absolute temperature। स्टूडेंट इस सारी बात का फिर मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो वॉल्यूम है ये टेम्परेचर इन केल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और ये जो रिलेशन आया, ये जो रिलेशन आपने पढ़ा, अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड कहता हूं, इसे मैं राइट हैंड साइड कहता हूं, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में तब ही बराबर होंगी अगर आप टेम्परेचर को किस में लेंगे, केल्विन स्केल में।
अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ल्स लॉ बेस्ड ऑन केल्विन स्केल, ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में वेरीफाई नहीं होता। स्टूडेंट आगे चल के ना हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि हाँ ये दोनों साइड आपस में इक्वल तब होंगी जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं और हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। एक हम एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको वेरीफाई करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वेरिफिकेशन तस्दीक करना और एक्सपेरिमेंटल तजर्बा के जरिए। आइए जरा एक्सपेरिमेंटली हम चार्ल्स लॉ को देखते हैं। स्टूडेंट हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास ये एक गैस सिलेंडर है विच इज प्रोवाइडेड विद पिस्टन। दिस वन इज मूवेबल पिस्टन। आप ना इस गैस सिलेंडर के अंदर आप कोई भी गैस ले लें, लेकिन आपने उस गैस की एक डिफाइंड अमाउंट लेनी है। सपोज यू फिल्ड इट विद 1 मोल ऑफ द गैस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने अमाउंट ऑफ गैस को चेंज नहीं करना। आप दूसरा ये काम करें, आप इस सिलेंडर के पिस्टन पर प्रेशर को कांस्टेंट करें। सपोज इसके ऊपर हमने प्रेशर रखा है 760 टॉर और एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान आप इस प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे। आप दो बातों को इंश्योर कर गए, एक तो आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, दूसरा आपने अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दिया। अब आए, हमने जो बॉयल्स लॉ की लास्ट मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी, चार्ल्स लॉ की जो आखिरी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी ना, वो था V1 over T1 दैट इज इक्वल टू V2 over T2। और हमने कहा था कि ये जो इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर में रेशियो है दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं इस केस में क्या होता है। जो मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज 4 dm³ और इस पे जो टेम्परेचर है दैट इज T1 300 केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, यह बुनियादी खासियत है चार्ल्स लॉ की। हमने कहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने कहा टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। तो आप सेंटीग्रेड में अगर हो, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो, यू विल कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन। तो आपके पास V1 4 dm³ एंड हियर द T1 इज 300 केल्विन। दोनों की रेशो ले लो, V1 4 dm³ ओवर 300 केल्विन। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, रेशो लेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.013। अब दूसरा काम, अब आप इस गैस को हीट करें, हीट करेंगे, टेम्परेचर राइज करेगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से ये पिस्टन ऊपर को मूव करता जाएगा और यूं वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा। वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते जब टेम्परेचर 600 केल्विन हुआ तो अब वॉल्यूम जो है वो 8 dm³ हो गया। अब ये जो आपके पास वॉल्यूम आया दिस वन इज द V2 और जो टेम्परेचर आपके पास आया दैट इज द T2। अब आपने क्या करना है, टेम्परेचर आपके पास डबल हो गया और वॉल्यूम आपके पास डबल हो गया। अब आप इन दोनों की रेशो लें। जब आप V2 over T2 रेशो लेंगे यानी आप 8 over 600, तो द आंसर विल बी 0.013। अगेन द आंसर विल बी सेम। इट मींस कि दोनों केसेस में अगर आप अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस वन इज द चार्ल्स लॉ। आइए जरा नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट उसको स्टडी करते हैं। स्टूडेंट आपने ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो पढ़ा है, केल्विन स्केल में जो भी टेम्परेचर मेजर होगा उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अब एक टर्म पढ़ते हैं एब्सोल्यूट जीरो।
एब्सोल्यूट जीरो। बात स्टूडेंट ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो दोनों को आपस में मिक्स कर जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये अलग बात है, ये अलग बात है, इनको आपस में मिक्स ना करें, ये अलग चीज है, एब्सोल्यूट जीरो अलग है। मैं आपको ना इसकी 2-3 डेफिनेशंस बताता हूं। ये टर्म है, इसकी डेफिनेशन होगी, आइए डेफिनेशन को देखते हैं। पहली डेफिनेशन वेरी सिंपल, जीरो ऑन केल्विन स्केल is called absolute zero। वेरी सिंपल डेफिनेशन कि केल्विन स्केल पर जो हम 0 केल्विन जब लिखते हैं ना, ये मैंने केल्विन पे 0 केल्विन, दिस 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। एक तो ये वेरी सिंपल, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मैंने लिखा ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखता हूं, ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। हां, मैं 0 केल्विन लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट जीरो। दूसरी डेफिनेशन पे है, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the molecular motion cease। ये दूसरी डेफिनेशन। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल मीन अनअचीवेबल, विच कैन नॉट बी प्रैक्टिकली अचीव, फर्जी, जिसको आप अमली तौर पर प्रैक्टिकली अचीव ना कर सके, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। एक बात ध्यान में रखनी है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी प्रैक्टिकली अचीव्ड। तो आप इतनी ठंडक, इतनी कोल्ड, इतना कोल्डेस्ट टेम्परेचर आप प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। दूसरी वो बात कर रहा है कि एट विच द मोलेकुलर मोशन सीज, जिस पर मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो सीज कर जाती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि गैस मॉलिक्यूल 3 तरह की मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो इस टेम्परेचर पे जाकर उनकी जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो सीज कर जाती है, रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है। तीसरी डेफिनेशन, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच volume of the gas becomes zero if gas remains in its gaseous state। आइए जरा इन तीनों को ना कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं। पहले तो स्टूडेंट आपको ना लफ्ज टेम्परेचर और हीट दोनों में डिफरेंस आएगा ना, तो फिर ही मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊंगा। दोनों में जरा देखना, मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास ये गैस है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तवज्जो से सुनिए, ये हम माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो एक सेकंड के लिए भी आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं जानी चाहिए। दीज आर द गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द गैस कंटेनर। ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं, हम पढ़ते हैं ना, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, दे कोलाइड विद ईच अदर आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दे चेंज देयर डायरेक्शन, रैंडमली मूव करते हैं गैस मॉलिक्यूल। तो ड्यू टू देयर मोशन दे पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। तो गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। अगर आप तमाम मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी ले लें, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीट। हम उसे हीट कहें। एक और काम करें, आप ना टोटल काइनेटिक एनर्जी ना ले, आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले। तो एवरेज
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, या मैं सब्सटेंस से मुराद मेरी गैसियस सब्सटेंस है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर और हीट में टेक्निकल डिफरेंस देखेंगे तो ये दो अल्फाज का आता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और एवरेज। टोटल काइनेटिक एनर्जी हीट और एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर। इसके और भी हीट और टेम्परेचर में और भी डिफरेंस है, चैप्टर 7 में जाकर हम उनको डिस्कस करें। अब देखें, ये मॉलिक्यूल बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर सपोज कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं। आप टेम्परेचर कम करते जाओ, -10 -100 टेम्परेचर कम करते जाओ। स्टूडेंट, जैसे जैसे आप गैस के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, स्पीड स्लो होती जाती है, और स्पीड स्लो होने की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाती है। आप मजीद इससे हीट निकालते जाओ, जैसे जैसे आप गैस को ठंडा करते जाते हैं आप उसमें से हीट रिमूव करते जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कम होती जाती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने से टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है। मैं इंतहा पे पहुंचता हूं, आखिरी आप ना, ये मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, आप मोलेकुलर मोशन कम करते 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 एक मौके पे पहुंचे जहां पे मॉलिक्यूल की मोशन सीज कर गई, मोलेकुलर मोशन सीज कर गई, अब मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे, नाउ दे आर पोजीशन ऑफ रेस्ट। जब मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा 0। उस टेम्परेचर को जहां पे मोलेकुलर मोशन सीज कर गई, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 केल्विन। और अगर आप इस टेम्परेचर को डिफरेंट बाकी जो सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में लें तो 0 केल्विन दैट इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास, यानी आपको ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें याद रखनी है, आपको इनमें से कोई एक आधी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, और आपको ये रिलेशन, अगर एग्जाम में वो कहता है विच ऑफ रिफॉर्मिंग इज द एब्सोल्यूट 0, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये चारों हैं। केल्विन स्केल में 0 केल्विन, सेंटीग्रेड में ये वाली -273.16, और फ़ारेनहाइट में -450। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन। स्टूडेंट, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताना जरा, ये केल्विन है, ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने ना केल्विन के ऊपर डिग्री लिखा, फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री लिखा, आई एम सॉरी, सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री लिखा, फ़ारेनहाइट के ऊपर डिग्री लिखा, लेकिन केल्विन के ऊपर मैंने डिग्री नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अच्छा, जो पहला आंसर आता है ना स्टूडेंट की तरफ से, वो बड़े मजेदार जवाब देते हैं स्टूडेंट। पहला आंसर क्या आता है? स्टूडेंट कहते हैं जी ये जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, इसके बरक्स जो केल्विन है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। और भाई केल्विन अगर साइंटिस्ट का नाम है तो ये भी साइंटिस्ट का नाम है, अलेक्जेंडर सेल्सियस, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे रखेगा। एक और स्टूडेंट कहता है, वो कहता है जी कि ये वाला जो है ये सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर स्केल, उसका ये टेम्परेचर का यूनिट हम देते हैं, ये नहीं है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो आप सिस्टम इंटरनेशनल में कोई भी यूनिट लेते हैं उसके ऊपर हम डिग्री नहीं लगाएंगे, बाकी सब क्या मीटर जब हम लेते हैं, मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो हम मीटर के ऊपर क्या डिग्री नहीं लगाते, तो क्या सेंटीमीटर मिलीमीटर उनके ऊपर हम डिग्री लगाते हैं? वहां नहीं लगाते। असल में रीजन ये नहीं, असल में आपको ना डिग्री के मानी देखने होंगे। डिग्री, डी का मतलब होता है नीचे, और ग्रेडस का मतलब होता है आना, नीचे आना। यहां नीचे आने से मुराद है बिलो 0, तो टेक्निकली डिग्री का मतलब है बिलो 0। देखें 0, -1, -2, -10, इस तरह बढ़ते जाए -100 एंड सो ऑन, और 0 से अगर मैं ऊपर जाऊं तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखें
सेंटीग्रेड में जब आप टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी 0 पे भी मेजर करते हैं, आप -10 डिग्री सेंटीग्रेड भी मेजर करते हैं। और अभी आपने ये देखा एब्सोल्यूट 0 ये -273.16 इसका मतलब है कि सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर को 0 से नीचे ले जाते, बिलो 0 ले जाते। तो जिस स्केल में टेम्परेचर 0 से नीचे आप लिखते हैं, मेजर करते हैं, हमने उसके ऊपर डिग्री लगा। इसी तरह फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 0 फ़ारेनहाइट भी होता है, -10 फ़ारेनहाइट भी होता है। इस तरह ये आपने लिखा -459 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर 0 से नीचे काउंट होता है, मेजर होता है। लेकिन स्टूडेंट आप ना 200 केल्विन पढ़ेंगे, 100 केल्विन पढ़ेंगे, 10 केल्विन पढ़ेंगे, 0 केल्विन आपने पढ़ा। दिस वन इज द मिनिमम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इससे नीचे हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि -1 केल्विन पॉसिबल ही नहीं, आप इसको पढ़ ही नहीं सकते। चूंकि केल्विन में टेम्परेचर 0 से नीचे रिकॉर्ड नहीं होता, मेजर नहीं होता, लिहाजा हम केल्विन के ऊपर डिग्री का निशान नहीं लगा। तो हम, और एक और भी बात ध्यान में रखनी, जब मैं कहता हूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। और आमतौर पर हम जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, और द टेम्परेचर मेजर्ड इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट उसको हम आमतौर पर स्मॉल टी से जाहिर करते हैं। लेकिन आमतौर पर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम शायद इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 एंड द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इसको डिस्कस किया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको इल्म हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।